हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव पाठशाला में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। ऑनलाइन एग्ज़ाम में इसके पहले का एक सेट हमने सॉल्व कर लिया, ये आपका दूसरा सेट है। ये आपका 22 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है। तो बाल मनोविज्ञान का जितना भी पेपर हुआ है अब तक, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। डेली एक एक दो दो सेट सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा हो जाएगा, और यहाँ से अगर क्वेश्चन रिपीट करेगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? तो वो आपका संवेगात्मक क्षेत्र से है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से है, सामाजिक क्षेत्र से है, या फिर शारीरिक क्षेत्र से है। तो फ्रेंड्स, जो समस्या समाधान, कल्पना, रचना, ध्यान, स्मृति, ये सभी आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो जो सना है वो अगर अपने बटन बंद करना और कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिए, तो ये विकास की दिशा का अधोगामी अधोगामी है। ये विकास की दिशा का अधोगामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है? तो जो बच्चों का विकास है वो आपका आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के बीच जो परस्पर अंतर्क्रिया होती है उसी का परिणाम होता है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये आपका एक सूत्र भी होता है। अगर आपसे फॉर्मूला पूछ ले तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और ये जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण के अंतर्क्रिया के परस्पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारण नहीं है? परिवार, समकक्षी, आस पड़ोस, या फिर सरकार? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सरकार है वो समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है, बाकी जितने हैं वो प्राइमरी हैं। नेक्स्ट है, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? तो आप सभी जानते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया। फिर उसमें छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण में जो लीला है वो किस चरण में है? तो आपको मैं बता दूं कि जो ये वर्गीकरण का है, वर्गीकरण का विकास जब हो जाता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर वर्गीकरण का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में अपने अनुभवों को समाहित कर लेते हैं तो इसको आत्मसातीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना किस संदर्भ में होता है। लेव वाइगोस्की ने क्या कहा था कि जो बच्चे हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका की इस नीति का प्रयोग क्या कहलाता है? तो पाड़ कहलाता है। इसी को इंग्लिश में स्काफ फोल्डिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है या फिर योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है? जी नहीं। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं या फिर अध्यापक दंड और पुरस्कार के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं? तो यहाँ पे जो एक प्रगतिशील कक्षा है उसमें विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बुद्धि कौशल बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरे के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। ये जो आपका होता है वो अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। अंतःवैयक्तिक
अगर दिया है तो वो भी लिख दीजिए, नहीं तो इसका इंग्लिश होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल अगर है तो वो व्यक्ति दूसरों की मनोदशाओं को समझता है, जबकि जो इंट्रापर्सनल होता है वो स्वयं में ही अंदर रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह से भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। शिक्षकों को द्विभाषी उपागम का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित जहाँ पे आए वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो यहाँ से आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये भी आपका गलत है। बचा आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो इसमें से जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषा को जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी की अनुशंसा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देना और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देना, ये क्या है? तो ये जेंडर रूढ़िबद्धता होती है। नेक्स्ट है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख तैयार करना, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना तथा उनको श्रेणीबद्ध करना। तो फ्रेंड्स ये आपका कभी नहीं होगा, बाकी के ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ऑप्शन है मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना, ये आपका नहीं है। केवल विषय वस्तु, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूल करना, या फिर विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आकलन का आयाम का आकलन करना, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? तो भारतीय संसद ने दिव्यांगों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पारित किया हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? केवल शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा का ही प्रयोग करे, या फिर शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों को पूर्वाग्रह रखता है। नेक्स्ट है कि शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं है, या फिर शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शास्त्र का प्रयोग करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो शिक्षक है वो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? तो शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट है कि त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो आपके तीनों करेक्ट हैं, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? ऑप्शन आपके हैं प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, 3 आयामी नक्शे और चार्ट। आप ध्यान रखिएगा कि आप दृष्टिबाधित के लिए आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो दृष्टिबाधितों के लिए सबसे बेस्ट होगा कि दृश्यात्मक, जो सबसे बेस्ट क्या है तो प्रत्यक्ष अनुभव, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। जबकि किताबें और बोर्ड को जो छू कर या महसूस किए जा सकते हैं, ये भी आपके सही हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा प्रभावशाली नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम कोई दृष्टिबाधित है उसको दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए कभी भी नहीं कहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए, और एक रीजन दिया हुआ है कि सभी बच्चों में सीखने की जो क्षमता होती है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। तो इनमें से कौन से आपके करेक्ट हैं? ए और आर दोनों सही हैं,
क्या सभी शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम प्रबंध मुहैया कराना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। ये भी आपका सही है और यहाँ पे आर भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे ए भी सही है, आर भी सही है। जो आर है वो सही व्याख्या करता है ए का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? तो यहाँ पे वो अपनी जो असफलता का कारण है, वो अपनी बुरी किस्मत को बता सकती है। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने वाले विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, एक समान एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना या फिर आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। तो इनमें से कौन सा एक प्रभावशाली वातावरण के लिए, प्रतिभाशाली कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा, कौन सा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है पहला, दूसरा और चौथा, ये सब तीनों जो हैं, पहला भी सही है कि अन्वेषण को प्रोत्साहित करना। फिर उसके बाद जोखिम लेने के लिए विद्यार्थी जो प्रतिभाशाली कक्षा होगी उसमें थोड़ा बहुत चैलेंज लिया जाता है, चैलेंज दिया जाता है। नेक्स्ट है कि आकलन की विभिन्न विधियां अपनाना। ये तीनों आपके ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, दूसरा और चौथा। तीसरा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है कि एक प्रतिभाशाली कक्षा में एक समान क्षमता वाले को समूह में नहीं रखा जाता, ये आपका गलत है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? तो पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, ये आपका जो है सहगामी अधिगम की युक्ति है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 24, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न आधारिता वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दोनों अध्यापक हैं वो अपनी कक्षा में रचनावादी शिक्षण का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और एक उसका रीज़न है, तो दोनों में से क्या आपके हिसाब से करेक्ट है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ए भी सही है और आर दोनों सही है। जो आर सही व्याख्या करता है ए की, ऑप्शन वन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या कहलाता है? तो केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। ये आपका इनकरेक्ट है कि केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन नहीं होता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता, ये भी आपका निगेटिव है। नेक्स्ट है कि शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। जी बिल्कुल, शैक्षणिक कार्य में जो बच्चों के द्वारा त्रुटियां होती हैं उसमें शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए ये प्रासंगिक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से सम आलोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? सम आलोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन। तो जो सम आलोचनात्मक चिंतन होता है उनमें ये सभी जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अनीता जो कि एक चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, विषय में उकताहट महसूस करते हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? इन विद्यार्थियों को अनदेखा करें। तो किसी भी क्लास में आप बच्चों को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका तो इनकरेक्ट है। फिर दूसरा है कि इन विद्यार्थियों को दंडित करें, दंडित भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाठ के विषय वस्तु को पढ़ने के तरीके पर पुनः चिंतन करें, या फिर मान लें कि विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन आपके निगेटिव हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29,
किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे 5 सितारे मिलेंगे। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, या फिर इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं हम इस गतिविधि से क्या-क्या सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका सीए वाला ऑप्शन है, सी वाला, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। आपका ये सी वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सीखने की गति डैश है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, या फिर व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कार्यों पर पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, या फिर व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सीखने की गति होती है वो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर को, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका 30 क्वेश्चन सीडीपी का यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। आप इसको देख लीजिएगा। इसी तरह हम डेली एक एक सेट सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें आपको अगर ये क्वेश्चन रिपीट करे तो आप आराम से इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। बाय बाय।